अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद बुशरा। आज की वीडियो में हम कोई सीआरपीसी या कोई कानून शहादत का कोई टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे, बल्कि आज की वीडियो से आगे हम अपनी लॉ गेट की प्रेपरेशन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। लॉ गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी से, जिसमें लॉ गेट के सिलेबस में आप देखें तो सीपीसी के डिफरेंट टॉपिक्स बताए हुए, पूरी की पूरी सीपीसी उठाकर नहीं दी हुई। तो अगर आप देखें तो सीपीसी में हमारे पास सेक्शन 1 to 12, फिर स्किप करके सेक्शन 15 से 20, फिर उसके बाद सेक्शन 47, सेक्शन 71, सेक्शन 96, सेक्शन 104, सेक्शन 112 और लास्ट में सेक्शन 151। ये हमारा टोटल सेक्शन का सिलेबस है सीपीसी का लॉ गेट के अंदर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिस्कशन। सीपीसी से के सेक्शंस को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सीपीसी बनी कब थी, सीपीसी पास कब हुई थी। सो सीपीसी वाज बेसिकली पास्ड ऑन 21 मार्च 1908 बाय लेजिस्लेचर ने 21 मार्च 1908 को सिविल प्रोसीजर कोड को बना दिया था और उसके बाद बनाने के बाद अब 1 साल बाद इसको इन्फोर्स कराया गया था। सो सीपीसी वाज बेसिकली इन्फोर्स्ड ऑन 1 जनवरी 1909, यानी कि इस टाइम के दरमियान जितना भी अरसा था उसमें पुराना लॉ चल रहा था और सीपीसी बनाने वालों ने 21 मार्च 1908 को जब इसे पास किया तो ये कहा कि अब ये जो इन्फोर्स होगा ये 1 जनवरी 1909 से होगा। सो बेसिकली आपको ये दो डेट्स फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों एमसीक्यू पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन 2 के ऊपर। सेक्शन 2 बेसिकली डील करता है डेफिनेशन क्लॉज के अंदर। डेफिनेशन क्लॉज में जितनी भी डेफिनेशंस बताई जाती हैं वो इस कोड के लिए बताई जाती हैं, यानी इस कोड के अंदर इन चीजों का क्या मीनिंग बनता है। सबसे पहली बात, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 कोड को डिफाइन कर रहा है। कोड क्या है? सीपीसी के अंदर कोड इंक्लूड रूल्स, ये आपको याद होना चाहिए। पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि कोड का क्या मतलब है, तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 के अंदर कोड से मुराद है रूल्स। उसके बाद फिर आ जाते हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज 2। ये किसको डिफाइन कर रहा है? ये डिक्री को डिफाइन कर रहा है। अब डिक्री बेसिकली क्या? वैसे हमसे पूछा जाए कि डिक्री क्या है तो हम क्या कहते हैं कि डिक्री एक ऐसा फॉर्मल एक्सप्रेशन है जो पार्टीज के राइट्स को डिटरमिन कर रहा है, जो पार्टीज के राइट्स के बारे में बता रहा है कि सूट के अंदर जो पार्टीज हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं। लेकिन अगर हम इसको अपनी बेयर एक्ट के साथ देख के पढ़ें तो बेयर एक्ट में इसको डिफाइन किया गया है। डिक्री क्या है? फॉर्मल एक्सप्रेशन तो है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो कंक्लूसिवली डिटरमिन कर रहा है राइट्स ऑफ दी पार्टीज को। हतमी फैसला है अदालत का, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन है किस चीज की? कि जो पार्टीज के राइट्स हैं किसी भी ऐसे मैटर से रिलेटेड जो इन कंट्रोवर्सी इन द सूट है, मीन्स टू से जिस बात पर झगड़ा हो रहा है उस चीज से उन पार्टीज के राइट्स को डिटर्मिनेशन करना, इसको हम कहते हैं डिक्री। ये अदालत का हतमी फैसला है जिसमें अदालत पार्टीज के राइट्स को डिटरमिन कर रही है। अब ये जो डिक्री है ये हमारे पास दो तरह की होती है, प्रीलिमिनरी और फाइनल। प्रीलिमिनरी डिक्री क्या होती है? डिक्री को उस वक्त प्रीलिमिनरी कहा जाता है जब एक सूट के अंदर फर्दर प्रोसीडिंग्स चलनी होती हैं। प्रीलिमिनरी डिक्री में हमेशा फर्स्ट पार्टीज के राइट्स की डिटर्मिनेशन होती है, सूट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं होता, सूट फर्दर चलना है। अब जब सूट फर्दर चलता है और लास्ट में जब कोर्ट एडजुडिकेशन कर देती है, जब कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जब सूट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हो जाता है तो तब कहते हैं कि डिक्री क्या है? वो फाइनल हो चुकी है। और इसी सब सेक्शन 2 में ये बताया गया है कि जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है वो भी डिक्री है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अगर आपको याद हो तो ऑर्डर 7
रूल 11 में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को डिस्कस किया गया था कि प्लेंट कब किन बेसिस पे रिजेक्ट की जाती है। सो वो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो ऑर्डर 7 रूल 11 में बताई गई है वो भी क्या है, एक डिक्री है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद आता है सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 जो कि डिफाइन कर रहा है डिक्री होल्डर को। अब डिक्री होल्डर को कैसे समझे आप? हमने बात की डिक्री क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन है, एडजुडिकेशन है। ऑब्वियसली जब डिक्री पास होती है तो सूट के अंदर जो दो पार्टीज हैं, एक के हक में डिक्री पास हो रही है और एक के अगेंस्ट डिक्री पास हो रही है। फैसला इसी तरह आता है ना, किसी के हक में और दूसरे के खिलाफ। अब जिसके फेवर में डिक्री पास हो रही है उसको कहते हैं डिक्री होल्डर। जिसके हक में फैसला हुआ है उसको कहा जाता है डिक्री होल्डर। जबकि ऑन दी अदर हैंड जजमेंट डेटर क्या है हमारे पास, वो बंदा जिसके अगेंस्ट कोई डिक्री पास हुई है, जिसके हक में फैसला नहीं हुआ, जो अदालत के फैसले का मकरूज है, उसको कहते हैं जजमेंट डेटर। सो डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर का बेसिक डिफरेंस क्या है, एक के फेवर में और एक के अगेंस्ट में। उसके बाद आता है हमारे पास फॉरेन कोर्ट। सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 डिफाइन करता है फॉरेन कोर्ट को। फॉरेन कोर्ट क्या है, कोई भी ऐसी कोर्ट जो पाकिस्तान की लिमिटेशन से बाहर है, जो पाकिस्तान के अंदर उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, ना ही वो पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की है, बल्कि वो पाकिस्तान की लिमिटेशन से बाहर है, तो ऐसी कोर्ट को कहा जाता है कि वो क्या है, फॉरेन कोर्ट। उसके बाद सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 डिफाइन करता है फॉरेन जजमेंट को। सिंपली फॉरेन कोर्ट क्या है, वो कोर्ट जो पाकिस्तान से बाहर सिचुएटेड है। अब यही जो कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो उसको कहा जाता है फॉरेन जजमेंट, यानी कि एनी जजमेंट ऑफ द फॉरेन कोर्ट इज कॉल्ड फॉरेन जजमेंट। वो जजमेंट जो फॉरेन कोर्ट देती है वो फॉरेन जजमेंट है। बहुत ही सिंपल। उसके बाद है सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 डिफाइन कर रहा है गवर्नमेंट प्लीडर को। अब गवर्नमेंट प्लीडर को समझने से पहले प्लीडर को समझना जरूरी है। सो इसी सेक्शन की सब क्लॉज 15 में प्लीडर को एक्सप्लेन किया गया है। प्लीडर क्या है, कोई भी ऐसा बंदा हु इज इंटाइटल्ड टू अपीयर इन कोर्ट एंड प्लीड। वो बंदा जो कोर्ट में अपीयर होता है और कोर्ट में आकर प्लीड करता है उसको कहते हैं प्लीडर। अब ये प्लीडर कोई भी हो सकता है, हमारा लॉयर, हमारा वकील, एडवोकेट, अटॉर्नी, इन सबको कहा जाता है प्लीडर, जो कोर्ट के अंदर अपीयर होते हैं और अपना केस प्लीड करते हैं। अब प्लीडर तो ये हो गए। अब गवर्नमेंट प्लीडर क्या है, गवर्नमेंट प्लीडर वो बंदा, कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। किस काम के लिए अपॉइंट किया है, कि इस कोड के अंदर दिए गए तमाम फंक्शंस को वो ऑफिसर परफॉर्म करेगा। वो कौन हो गया, वो गवर्नमेंट प्लीडर हो गया। या फिर एनी प्लीडर हु इज एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर, इसको कहा जाता है गवर्नमेंट प्लीडर, जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और इस कोड के अंदर दिए गए तमाम फंक्शंस वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेक्शन 2 सब क्लॉज 8 जो कि डिफाइन कर रहा है जज को। जज कौन है, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट इज कॉल्ड जज। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मीन्स टू से कि वो बंदा जो हदायतकार है, जो सदारत कर रहा है कोर्ट की, उसको कहते हैं जज। और दूसरी चीज, अब इसके साथ ही जजमेंट है, लेकिन जजमेंट को समझने से पहले हम लोगों ने डिक्री को तो डिस्कस कर लिया कि डिक्री क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स, एडजुडिकेशन। जजमेंट को समझने से पहले हमें ऑर्डर को समझना जरूरी है। अब ऑर्डर क्या है, ऑर्डर को अगर हम डिफाइन करें तो ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन विच इज नॉट अ डिक्री। कोई भी ऐसा फॉर्मल एक्सप्रेशन जो डिक्री नहीं है वो क्या है, वो ऑर्डर है। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जज के पास एक सूट आता है, सूट इंस्टीट्यूट होता है जज के पास। जज रोजाना की बेसिस पे ऑर्डर्स लिखता जाता है कि आज ये कार्रवाई हुई, आज समन किया गया, फलां बंदों को कोर्ट में पेश किया गया, एविडेंसेस रिकॉर्ड की गई, ये तमाम ऑर्डर्स जज लिखता है।
और इन ऑर्डर्स को लिखने के बाद जब फाइनल हियरिंग में जज कोई कंक्लूसिव फैसला दे रहा है, कोई हतमी फैसला दे रहा है, तो वो हतमी फैसला क्या है? वो डिक्री है। सो मीन्स टू से कि जितने भी डिक्रीज हैं वो ऑर्डर्स हैं, लेकिन जितने भी ऑर्डर्स हैं वो डिक्रीज नहीं है। इस स्टेटमेंट को अब आपको समझ आ गई होगी कि ऑल द डिक्रीज आर ऑर्डर्स बट ऑल द ऑर्डर्स आर नॉट डिक्रीज। तमाम डिक्रीज ऑर्डर्स हैं लेकिन तमाम ऑर्डर्स डिक्री नहीं है। डिक्री क्या है? जो सिर्फ अदालत का हतमी फैसला है, जो कंक्लूसिव एडजुडिकेशन है, उसको कहा जाता है डिक्री। और कोई भी ऐसा फॉर्मल एक्सप्रेशन जो डिक्री नहीं है तो उसको कहा जाता है, वो क्या है? ऑर्डर है। सो ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में, अगर आप पुराने पेपर्स उठाकर देखें तो ये क्वेश्चन हमेशा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो उसमें ये नीचे दिया जाता है कि ऑल द डिक्रीज आर नॉट ऑर्डर बट ऑल द ऑर्डर्स आर डिक्री, ऑल द डिक्रीज आर ऑर्डर्स बट ऑल द ऑर्डर्स आर नॉट डिक्री। सो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आता है जजमेंट क्या है। अब जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। सिंपली अदालत का वो तफसीली फैसला जो रीजंस ऑफ डिक्री की बुनियाद पर दिया जाता है उसको कहते हैं जजमेंट। डिक्री होगी, कंक्लूसिव एडजुडिकेशन होगी, अब पार्टीज आती हैं और कहती हैं कि आपने इसके फेवर में क्यों दिया और इसके अगेंस्ट क्यों दिया, तो वो जो जज तफसीली फैसला करता है वो उसको कहते हैं जजमेंट। उसमें ग्राउंड्स ऑफ डिक्री की बेसिस पे दिया जाता है। फिर आ जाता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या है? कोई भी ऐसा बंदा जो लॉ के अंदर किसी डिसीज्ड पर्सन की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी मरे हुए बंदे की जायदाद को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको कहते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब इसमें एक वर्ड यूज हुआ है इंटरमेडल्स। इंटरमेडल्स का भी सिंपल मतलब वही है कि यानी कि रिप्रेजेंट करना। सो जब कोई बंदा किसी मरे हुए इंसान की जायदाद को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। अब वो कोई भी हो सकता है, उसका बेटा, उसका पोता, उसकी नौकर या कोई भी जो उसकी जायदाद को रिप्रेजेंट कर रहा है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद आता है मीन्स प्रॉफिट। अब ये मैसने प्रॉफिट नहीं है, ये मीन्स प्रॉफिट है। एस इसमें साइलेंट है। मीन्स प्रॉफिट क्या है? सिंपली हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसने किसी दूसरे बंदे से कोई घर लिया है किराए पर 1 साल के लिए। लेट से किराए पर उसने घर लिया है और उसने घर ले लिया, घर में रिहाइश भी कर ली, लेकिन वो अपने लैंडलॉर्ड को उस घर का किराया नहीं दे रहा। घर तो इस्तेमाल कर रहा है, जितने अरसे के लिए 1 साल के लिए जो उसने घर लिया है उसने पूरे 1 साल तक उस घर को इस्तेमाल किया किसी भी पर्पस के लिए, लेट से स्कूल के लिए, एकेडमी के लिए, पर्सनल रेजिडेंस के लिए, लेकिन उसने अपने लैंडलॉर्ड को किराया नहीं दिया। तो इस पूरे साल के अंदर जो ये फायदा उसने उस घर में रहकर हासिल किया है उसको कहते हैं मीन्स प्रॉफिट। सिंपली any profit which is received from wrongful possession of any property। आप किसी चीज को इलीगल पोसेस कर रहे हो और इस इलीगल पोजेशन से जो आपको रॉन्गफुल गेन हो रहा है उसको कहते हैं मीन्स प्रॉफिट। रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, द प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम दिस रॉन्गफुल पोजेशन इज कॉल्ड मीन्स प्रॉफिट। उसके बाद आगे आ जाएं तो आगे क्या, मूवेबल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 13। मूवेबल प्रॉपर्टी, वैसे तो हम कहते हैं कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। सीपीसी के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स। ये भी आपके माइंड में आंसर होना चाहिए। उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी के बाद आता है पब्लिक ऑफिसर। अब पब्लिक ऑफिसर को अगर हम नाम से जाने तो पब्लिक ऑफिसर मीन सिविल सर्वेंट, जो सरकारी मुलाजिम है, जो हुकूमत का मुलाजिम है, उसको कहते हैं पब्लिक ऑफिसर। इस सेक्शन 2 सब क्लॉज 17 में पब्लिक ऑफिसर को कहा गया है कि जो जो इन कैटेगरीज में फॉल कर रहा है वो पब्लिक ऑफिसर है। अब वो कोई भी जज हो सकता है, कोई भी ऐसा बंदा जो पाकिस्तान की सर्विसेज में काम कर रहा है, कोई भी कमिश्नर या गजेटेड ऑफिसर मिलिट्री के अंदर या एयर फोर्सेस के अंदर, कोई भी ऐसा
सिंपली कोई भी ऐसा बंदा जो पाकिस्तान की सर्विसेज में काम कर रहा है, हुकूमत का सरकारी मुलाजिम है, उसको कहते हैं पब्लिक ऑफिसर। अब पब्लिक ऑफिसर के बाद नेक्स्ट है हमारे पास साइंड। साइंड एक इंपॉर्टेंट टर्म है सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 के अंदर। वैसे तो हम साइन को देखें तो साइन सिग्नेचर से निकला है, यानी कि जो दस्तखत होता है, लेकिन सीपीसी के अंदर कहा गया है कि इन केस ऑफ जजमेंट एंड डिक्री साइंड इंक्लूड स्टैम्प, यानी कि जब तक दस्तखत के साथ उस बंदे की जज की स्टैंप नहीं होगी तब तक उसको ऑफिशियल कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेक्शन 3 बेसिकली डील करता है सब ऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट। बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है। बेसिकली इसमें हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है और ये बताया गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोर्ट सबसे हाईएस्ट फोरम प्रोविंशियल लेवल पर कौन सा है, वो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद सिविल कोर्ट है। बेसिकली इस सेक्शन के अंदर इन 3 कोर्ट्स का जिक्र किया है और इनकी सब ऑर्डिनेशन बताइए कि कौन सी कोर्ट किसके सब ऑर्डिनेट है। पहली बात जो सिविल कोर्ट से स्टार्ट करते हैं, सिविल कोर्ट सब ऑर्डिनेट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। जो चार्ट मैंने बनाया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके सब ऑर्डिनेट हुई, हाई कोर्ट के। लेकिन ये सेक्शन ये कहता है जो सिविल कोर्ट है, जो लोएस्ट फोरम पे कोर्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी सब ऑर्डिनेट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सब ऑर्डिनेट होने के साथ साथ वो हाई कोर्ट की भी सब ऑर्डिनेट है। और इसी तरह यानी कि स्मॉल कॉजेस कोर्ट जितनी भी हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी सब ऑर्डिनेट है और हाई कोर्ट के भी, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिर्फ हाई कोर्ट के मातेहत काम कर रही है। सो ये आपको सब ऑर्डिनेशन याद होनी चाहिए। उसके बाद आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 बेसिकली डील कर रहा है सेविंग क्लॉज के साथ। अब सेक्शन 4 में क्या कहा गया है, अब सेविंग क्लॉज की बात आती है तो ये हमेशा लिखा जाता है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, यानी अगर किसी और कानून में कुछ लिखा गया है तो वो एप्लीकेबल होगा, नहीं तो ये चीजें होंगी। सो इस सेक्शन का भी स्टार्ट अगर देखें तो इसमें लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी। आगे 3 चीजें बताई हुई हैं, एक जनरल लॉ की बात की है, एक स्पेशल लॉ की बात की है और फिर लोकल लॉ की बात की है। जनरल लॉ कौन सा है, जनरल लॉ वो लॉ है जो पाकिस्तान के अंदर तमाम कोर्ट्स में एप्लीकेबल है, तमाम लोगों पर अप्लाई हो रहा है। सिंपली फॉर एग्जांपल जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है सीपीसी, वो एक जनरल लॉ है जो एज अ होल पूरे पाकिस्तान में तमाम कोर्ट्स पर अप्लाई हो रहा है। फिर आता है स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ एक कंट्री के अंदर किसी स्पेसिफिक लोगों पर अप्लाई हो रहा है, होता तो पूरे पाकिस्तान में लेकिन कुछ खास लोगों पर अप्लाई हो रहा है, इसको कहते हैं स्पेशल लॉ। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा सिविल सर्वेंट एक्ट है, वो पूरे पाकिस्तान में जितने सिविल सर्वेंट्स हैं उन पर अप्लाई हो रहा है, यानी एप्लीकेबिलिटी पूरी जगह पर लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोग, और वो स्पेसिफिक लोग कौन है, सरकारी मुलाजिम। इसी तरह तीसरी बात क्या है, हमारा लोकल लॉ। लोकल लॉ क्या है, लोकल लॉ नाम से ही जाहिर है लोकेलिटी से निकला है, यानी कोई ऐसा लॉ जो किसी स्पेसिफिक लोकेलिटी खास इलाके पर अप्लाई हो रहा है वो लोकल लॉ है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा केपी प्रीएम्पशन एक्ट है या फिर केपी टेनेंसी एक्ट। अब ये खास लोकेलिटी के लिए यानी कि सिर्फ केपी में अप्लाई होगा, खैबर पख्तूनख्वा में जितने लोग रह रहे हैं उन लोगों पर ये एक्ट अप्लाई होगा, जनरली अप्लाई नहीं हो रहा। अब इन तीनों को समझने का मकसद क्या था, इस सेक्शन में ये कहा गया है कि लोकल और स्पेशल लॉ की इंपॉर्टेंस ज्यादा है और ये हमेशा जनरल लॉ को सुपरसीड करते हैं। यानी अगर कहीं पर कोई बात आ जाए कि जनरल लॉ कुछ और कह रहा है, लोकल लॉ या स्पेशल लॉ कुछ और कह रहे हैं, तो स्पेशल लॉ एप्लीकेबल होगा। अब सिविल सर्वेंट एक्ट क्या है, ये भी एक सिविल लॉ है लेकिन स्पेशल लॉ के तहत इसको डील किया जाएगा। सो इन द प्रेजेंस ऑफ एनी स्पेशल लॉ जनरल लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल एज पर सेक्शन 4 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। सिंपली लोकल एंड स्पेशल लॉ सुपरसीड जनरल लॉ। उसके बाद आता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 बेसिकली डील कर रहा है एप्लीकेशन ऑफ दिस कोड टू द रेवेन्यू कोड।
अब ये जो दिस कोड की बात हुई है, दिस कोड से मुराद क्या है? ये जो सीपीसी जो हम पढ़ रहे हैं, सिविल प्रोसीजर कोड, ये क्या रेवेन्यू कोड्स पर एप्लीकेबल है या नहीं? अब समझने की बात यह है कि रेवेन्यू कोड्स क्या हैं। सो अगर आप सेक्शन 5 की सब क्लॉज 2 में देखें तो रेवेन्यू कोड को इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी ऐसी कोड जिसको किसी लोकल लॉ के अंडर जुरिस्डिक्शन दी गई है कि वो ऐसे सूट सुन सकती है जो कि किससे रिलेटेड है? रेंट से, प्रॉफिट्स ऑफ द लैंड और रेवेन्यू जो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज हो रहे हैं, ऐसे तमाम सूट्स को रेवेन्यू कोड सुन सकती है। अब बात यह आती है कि क्या रेवेन्यू कोड पर सीपीसी एप्लीकेबल है या नहीं? अगर है तो किस तरह से, नहीं है तो क्यों नहीं है? जनरली सीपीसी रेवेन्यू कोड्स पर एप्लीकेबल नहीं है, ना ही रेवेन्यू कोड्स पर, ना फैमिली कोड्स पर, ना कहीं और। जहां स्पेशल लॉ मौजूद है वहां पर सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि हमने सेक्शन 4 में क्या पढ़ा कि स्पेशल लॉ की प्रेजेंस में जनरल लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, जनरल लॉ प्रिवेल नहीं करता। लेकिन इसी सेक्शन की क्लॉज 1 के अंदर एक एक्सेप्शन दी गई है और ये कहा गया है कि जहां पर रेवेन्यू कोड्स इस कोड की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं, वहां पर अगर कोई स्पेशल लॉ किसी स्पेसिफिक मैटर पर साइलेंट है, स्पेशल लॉ के अंदर कोई प्रोविजन उस मैटर से रिलेटेड नहीं दी गई, तो वहां पर सीपीसी कैसे एप्लीकेबल होगी? कि जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू अपने ऑफिशियल गजट में ये चीज डिक्लेयर कर देगी कि ये स्पेसिफिक प्रोविजन सीपीसी की एप्लीकेबल होंगी रेवेन्यू कोड्स पर, तो तब रेवेन्यू कोड्स पर सीपीसी अप्लाई होगी, वरना नहीं होगी। उसके बाद आता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 डील कर रहा है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के साथ। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या है? पेक्यूनरी को अगर आप देखें तो नाम से ही जाहिर है वो चीज जो वैल्यू ऑफ से डील कर रही है, किसी चीज की मालियत क्या है। ये वर्ड मॉनेटरी से निकला है, यानी कि पैसे से निकला है। मॉनेटरी के किसी चीज की मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन क्या है। सो अगर हम पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करें तो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन इज सिंपली द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट विच इज रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। यहां पर खास बात क्या है? वैल्यू, जो उसकी मालियत है, वो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है। और याद रखें कि कोई भी कोर्ट अपनी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की लिमिटेशन से बाहर निकलकर कोई भी सूट नहीं सुन सकती। तमाम कोर्ट्स को बाकायदा पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शंस दी गई हैं। जैसे सिविल जज 1 के पास अनलिमिटेड पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, वो कोई भी मुकदमा, किसी भी मालियत का मुकदमा सुन सकता है। इसी तरह सिविल जज 2 के पास आए तो सिविल जज 2 के पास ये पावर है कि वो अप टू 50 लाख तक जितने भी मुकदमात हैं, जितनी भी मालियत के मुकदमे 50 लाख तक के हैं, वो उनको सुन सकता है। और इसी तरह सिविल जज 3 के पास ये पावर है कि वो 5 लाख तक के जितने भी मुकदमे हैं, जितनी भी मालियत के मुकदमे हैं, उनको सुन सकता है। यानी ये इनको डिवाइड करके पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन दे दी गई है। इससे हटकर वो किसी भी सूट को नहीं सुन सकते जो कि उनकी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से बाहर है। सो सिंपली पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन आपने याद रखना है कि वो जुरिस्डिक्शन जो सब्जेक्ट वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट से डील कर रही है, वो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है। सेक्शन 7 और सेक्शन 8 ओमिटेड है। अब आ जाते हैं सेक्शन 9 के ऊपर। सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 कहता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। इसमें क्या कहा गया है? सेक्शन 9 ये कहता है कि सिविल कोर्ट्स के पास ये पावर है, ये जुरिस्डिक्शन है कि वो तमाम मुकदमे सुन सकते हैं। कौन से तमाम मुकदमे? वो तमाम मुकदमे जो सिविल नेचर के हैं, वो उन तमाम मुकदमों को सुन सकता है, उसके पास ये जुरिस्डिक्शन है। सवाए अब सेक्शन 9 में एक एक्सेप्शन दी गई है, और वो एक्सेप्शन क्या कह रही है? एक्सेप्ट द सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस मीन उसके इख्तियारात, जहां पर उसके इख्तियारात को लिमिट कर दिया है या बार लगा दिया है, मीन्स रोक दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया है, तो उस सूरत में फिर वो तमाम मुकदमे सिविल कोर्ट नहीं सुनेगी। अब वो चाहे इम्प्लाइडली बार किए हो या एक्सप्रेसली बार कर दिए हैं, तो ऐसे तमाम मुकदमे सिविल कोर्ट नहीं सुन सकती।
इसके अलावा सिविल नेचर के जितने भी मुकदमे हैं, सिविल कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऐसे तमाम मुकदमों को सुन सकती है। सो याद रखने वाली बात सेक्शन 9 में क्या है, सिविल नेचर के तमाम मुकदमे सिविल कोर्ट सुन सकती है, सवाए जहां पर उसकी कॉग्निजेंस को बार कर दिया हो। उसके बाद आता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या कहता है, स्टे ऑफ सूट। सेक्शन 10 में जो स्टे ऑफ सूट की बात की है, ये बेसिकली रेस सब जुडिस है। रेस सब जुडिस और रेस जुडिकेटा हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया, मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहां से देख लेना। अब इसमें रेस सब जुडिस में क्या बात ही है कि एक कोर्ट है, वहां पर आप अपना मुकदमा लेकर जाते हो, दो पार्टीज जाती हैं, कोई कॉज ऑफ एक्शन है सब्जेक्ट मैटर पर। अब उस कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और यही मुकदमा लेकर यही सेम पार्टी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे सेम सब्जेक्ट मैटर में किसी दूसरी कोर्ट में चली जाती हैं। मीन्स टू से कि अगर एक कोर्ट है, उसमें एक मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे का फैसला अभी नहीं आया, वो पेंडिंग सूट है एक कोर्ट में, और यही पार्टी सेम कॉज ऑफ एक्शन पर सेम सब्जेक्ट मैटर पर यही मुकदमा किसी दूसरी कोर्ट में ले जाती हैं, तो सेक्शन 10 ये कहता है कि दूसरी कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो ऐसे किसी मुकदमे को प्रोसीड करे, फर्दर प्रोसीड करे। यानी कि सेक्शन 10 सब्सिक्वेंट सूट पर बार लगा रही है, सेक्शन 10 सब्सिक्वेंट सूट पर स्टे लगा रही है कि जो बाद में आने वाला सूट है, दूसरी कोर्ट ऐसे किसी सूट को नहीं सुन सकती जो ऑलरेडी किसी कोर्ट में चल रहा है, पेंडिंग मामला है। जब तक उसका डिसीजन पहली कोर्ट से नहीं आ रहा तो दूसरी कोर्ट में वो मुकदमा नहीं चलेगा। ये सेक्शन 10 है, बेसिकली स्टे ऑफ सूट की बात है। अब अगर हम इसके साथ सेक्शन 11 को देखें तो सेक्शन 11 इसके टोटली ऑपोजिट है। सेक्शन 11 क्या बात कर रहा है, सेक्शन 11 डील कर रहा है रेस जुडिकाटा के साथ। रेस जुडिकाटा को समझने से पहले सेक्शन 10 में हमने क्या बात की थी, पेंडिंग सूट की बात है। सेक्शन 11 डिसाइडेड सूट की बात कर रहा है। कैसे कि सेक्शन 11 ये कहता है कि अगर किसी कोर्ट में कोई पार्टीज अपना मुकदमा किसी सब्जेक्ट मैटर पर स्पेसिफिक कॉज ऑफ एक्शन पर लेकर गई हैं और उस कॉम्पिटेंट कोर्ट ने इस मुकदमे को डिसाइड कर लिया है, उस पर अपना फैसला सुना दिया है, और उसके बाद यही पार्टीज इसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर इसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पर सेम पार्टीज किसी दूसरी कोर्ट में जाती हैं और वहां जाकर अपना सूट इंस्टीट्यूट करती हैं, तो सेक्शन 11 ये कहता है कि जब वो दूसरी कोर्ट में ऐसा कोई सूट लेकर जाएंगी तो वो कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो इसको सुन सके। यानी कि जो मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो गया है उस पर दोबारा सूट इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता एज पर सेक्शन 11। सेक्शन 10 में पेंडिंग सूट है तो आप दूसरी कोर्ट में इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। सेक्शन 11 कहता है कि जहां पर मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है, डिसाइड होने के बाद फिर ये मैटर आप किसी और कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते। उसके बाद आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये किसके साथ डील कर रहा है, बार टू फर्दर सूट। अब ये तो हमने कहा कि स्टे ऑफ सूट है, रेस जुडिकाटा, ये भी एक किस्म का बार ही है। तो सेक्शन 12 ये कहता है कि जहां पर प्लेंटिफ को प्रिक्लूड किया गया है, मींस टू से उसे महरूम किया गया है, इन सिंपल वर्ड जहां पर उसको मना किया गया है कि वो फर्दर सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता, किससे रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन पर जब उसे रोक दिया गया है कि फर्दर सूट वो इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता, तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग फिर वो इंटाइटल्ड नहीं है कि वो इसी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन पे कोई नया सूट इंस्टीट्यूट करे। यानी जहां पर उसे रोक दिया गया है फर्दर सूट इंस्टीट्यूट करने से, तो फिर उसका राइट खत्म हो जाता है कि वो ऐसा कोई सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। अब ये सेक्शन 12, इसको बनाने का मकसद क्या था, टू प्रिवेंट द एंडलेस लिटिगेशन। एंडलेस लिटिगेशन से मुराद क्या है कि अगर एक सूट ऑलरेडी डिसाइड हो गया है, उस बंदे का फैसला सुना दिया है और फिर वो दोबारा कोर्ट में आता है बार बार अपना एक ही मुकदमा लेकर बार बार कोर्ट का टाइम बर्बाद करने के लिए, तो ऐसी सूरत में जब वो बार बार अपना मुकदमा लेकर आएगा तो जस्टिस प्रिवेल नहीं होगा। लिहाजा उस बंदे को रोक दिया गया है कि अगर उसे पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन पर मना कर दिया है तो वो ऐसा सूट दोबारा इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता, जैसे सेक्शन 10 और सेक्शन 11 में बात की गई है।
ये तो था सेक्शन 12 की क्लॉज 1। सेक्शन 12 की क्लॉज 2 क्या कहती है कि जहां पर पर्सन, एक बंदा जो कि किसी कोर्ट की दी हुई जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर की वैलिडिटी को चैलेंज कर रहा है। अगर किसी कोर्ट ने कोई डिक्री, ऑर्डर या जजमेंट पास कर दी है और वो बंदा इस जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री को चैलेंज कर रहा है, किन बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। ये 3 ग्राउंड्स हैं। अगर इन 3 ग्राउंड्स पर कोई बंदा किसी कोर्ट की जजमेंट या डिक्री को चैलेंज कर रहा है। वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या है कि जहां पर किसी कोर्ट को जुरिस्डिक्शन ही हासिल नहीं थी, लेक ऑफ जुरिस्डिक्शन थी और उसने फैसला दे दिया है। इसी तरह फ्रॉड की बेस पे या मिस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स की बेस पे अगर कोई फैसला दिया है तो उस बंदे के पास सिर्फ एक ही रेमेडी है, और वो क्या रेमेडी है कि वो इसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन देगा जिस कोर्ट ने ये फाइनल डिक्री, फाइनल जजमेंट या फाइनल ऑर्डर पास किया है, वो इस कोर्ट में एप्लीकेशन देगा कि मेरे फैसले को दोबारा देखा जाए। इसके लिए उसे सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 12(2) बेसिकली फ्रेश सूट पर बार लगा रहा है कि आप फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट करने के बजाय उसी कोर्ट में एप्लीकेशन देके रेमेडी अवेल कर सकते हो। सेक्शन 15-20 बेसिकली डील करता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या है। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को हमने क्या कहा था कि ऐसी जुरिस्डिक्शन जो वैल्यू ऑफ द सूट से डील करती है, सूट की मालियत कितनी है उस हिसाब से कोर्ट की क्या जुरिस्डिक्शन है। आज है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, नाम से ही जाहिर है, टेरिटरी से निकला है, इलाका, यानी कि आप किस इलाके की कोर्ट में अपना केस फाइल करेंगे। जुरिस्डिक्शन से क्या मुराद है? कोर्ट की लीगल अथॉरिटी किसी भी मैटर को एडजुडिकेट करने की। सो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बेसिकली क्या कहता है कि आप किस इलाके की, किस जगह की कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 16-20 बेसिकली टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को एक्सप्लेन करता है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को सिंपली अगर आपको मैं समझाऊं तो इसमें हमें सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है कि जब कभी भी डिस्प्यूट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो उस सूरत में जुरिस्डिक्शन कौन सी आती है, केस कहां पर फाइल करना है। और दूसरी बात, अगर डिस्प्यूट रिलेटेड है मूवेबल प्रॉपर्टी से, ये 2 चीजें अगर आप याद रख लेंगे तो आपको सेक्शन 15 से सेक्शन 20 तक समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इसको समझने के बाद फिर आप बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। सो 1 by 1 हम इसको डिस्कस करते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या सीन है और मूवेबल प्रॉपर्टी से। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से। सो सेक्शन में कहा गया है कि जब कभी भी डिस्प्यूट किसी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की ऑनरशिप का मसला चल रहा है, ऑनरशिप से मुताल्लिक किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, तो ऐसी सूरत में आपके पास ये राइट है कि आप उस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करेंगे जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है कि जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेट कर रही है, आप उस इलाके की अदालत में जाकर अपना केस फाइल करेंगे। ये पहली सिचुएशन है जब ऑनरशिप से रिलेटेड किसी किस्म का कोई मसला है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर डिस्प्यूट है रिगार्डिंग दी मॉर्गेज। जैसा कि आप सबको पता है मॉर्गेज क्या है कि जब आप किसी दूसरे बंदे से कोई लोन ले रहे हो और उस लोन के एवज आप अपनी कोई प्रॉपर्टी उस बंदे के पास मॉर्गेज रखवा रहे हो कि अगर मैंने पैसे वापस ना किए तो वो बंदा आपकी इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। सो अगर मॉर्गेज से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, मॉर्गेज में जो राइट्स ऑफ मॉर्गेजी है दैट इज राइट ऑफ फोरक्लेयर एंड राइट ऑफ रिडम्पशन, तो ऐसी सिचुएशन में केस आप कहां फाइल करेंगे? सबसे पहली बात, जहां पर आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। फर्स्ट प्रायोरिटी वही कि जहां पर आपकी प्रॉपर्टी लोकेट कर रही है, और इसके साथ साथ जहां पर आपका कॉज ऑफ एक्शन लाए कर रहा है। कॉज ऑफ एक्शन क्या है कि जहां से एक्चुअली
आपको वजह क्या बना कि आप अपना केस फाइल करना चाहते हैं, जरूरत कहां से महसूस हुई आपको, रॉन्ग कहां पर कब कब कमिट हुआ, कि कॉज ऑफ एक्शन कहां लाई कर रहा है। तो मॉर्टगेज के डिस्प्यूट की सिचुएशन में जहां आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है और जिस जगह पर कॉज ऑफ एक्शन लाई कर रहा है वहां पर आप अपना केस फाइल करेंगे। डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की ऑनरशिप का कोई डिस्प्यूट है तो प्रॉपर्टी जहां लोकेट कर रही है वहां पर केस फाइल होगा। मॉर्टगेज के केस में जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है और जहां पर कॉज ऑफ एक्शन लाई कर रहा है। दूसरी सिचुएशन क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट या पर्सन से रिलेटेड। पर्सन से रिलेटेड मींस अगर कोई पर्सनल रॉन्ग है तो फिर आप केस कहां फाइल करेंगे। अब पर्सनल रॉन्ग में हमारे पास असॉल्ट आ जाता है, बैटरी, डेफमेशन। असॉल्ट या बैटरी मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। असॉल्ट क्या है कि जब आप कोई अटेम्प्ट करते हो कोई एक्शन कमिट करने की, अभी आपने वो एक्शन परफॉर्म नहीं किया, लेट से फॉर एग्जांपल आप किसी को धमकी दे रहे हो कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, अभी आपने थप्पड़ मारा नहीं है, ये असॉल्ट है जहां आपने अटेम्प्ट की है। बैटरी क्या है कि जब आप अपनी उस अटेम्प्ट को कंप्लीट कर देते हो, फुलफिल कर देते हो उस कोशिश को, यानी आपने हाथ उठाया और हाथ उठाने के साथ आपने उस बंदे को थप्पड़ भी मारा। ये एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रही हूं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर आप अपना केस कहां फाइल करोगे। सबसे पहली बात, जहां पर रॉन्गफुल एक्ट कमिट हुआ है, जिस जगह पर आपके साथ रॉन्गफुल एक्ट कमिट हुआ है, जहां रॉन्ग डन हुआ है वहां पर आप अपना केस फाइल करोगे। दैट इज जहां कॉज ऑफ एक्शन लाई कर रहा है तो सूट उस एरिया में फाइल किया जाएगा। दूसरी सिचुएशन, जहां पर डिफेंडेंट एक्चुअली रिजाइड कर रहा है, मींस टू से जहां पर वो एक्चुअली उसकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, जहां उसकी रिहाइश है। तीसरी सिचुएशन, जहां पर डिफेंडेंट अपना बिजनेस लेकर चल रहा है, वेयर द डिफेंडेंट कैरीज हिज बिजनेस और हु इज वर्किंग फॉर द गेन, मीन्स टू से जहां पर वो अपना कारोबार चला रहा है, तो उस जगह पर भी आप अपना केस उस जगह की कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। और चौथी सूरत वहीं जहां पर कॉज ऑफ एक्शन लाई कर रहा है, जहां पर कॉज ऑफ एक्शन एक्चुअली कमिट हुआ है। मूवेबल प्रॉपर्टी या पर्सनल रॉन्ग के केसेस में इन 4 जगहों पर आप अपना सूट फाइल कर सकते हैं। पहली सिचुएशन जहां रॉन्ग कमिट हुआ, सेकेंडली जहां पर डिफेंडेंट की रिहाइश है, तीसरी जहां पर वो अपना बिजनेस लेकर चल रहा है, और चौथा जहां पर कॉज ऑफ एक्शन लाई कर रहा है। अब ये तो इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। अब इसके बाद एक बात आती है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जो डिफरेंट कोर्ट्स की लिमिटेशन के अंदर आ रही है, मीन्स टू से कि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन वो जगह है जो लोकेशन 2 कोर्ट्स के दरमियान में आ रही है, इन दी प्रीमिसेस ऑफ द 2 डिफरेंट कोर्ट्स। तो ऐसी सिचुएशन में आप केस कहां फाइल करेंगे। ऐसी सिचुएशन में आप किसी भी कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है कि आपने फलां कोर्ट में करना है और फलां में नहीं करना। अगर 2 कोर्ट्स की प्रीमिसेस में अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है तो आप किसी भी एक कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकते हैं। फिर दूसरी सिचुएशन इन्होंने बताई है कि अगर कहीं पर लिमिटेशन अनसर्टेन है, आपको पता ही नहीं है कि किस कोर्ट के हदूद के अंदर आपकी ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है या किस कोर्ट की हदूद में आपका केस फाइल होना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में अनसर्टेन लिमिटेशंस की सर्कमस्टांसेस में आप क्या करेंगे, किसी भी कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं और वो कोर्ट आपका केस बोनाफाइडली सुनेगी। तो ऐसी कोर्ट जो आपका केस बोनाफाइडली सुन रही है उसको वैलिड कंसिडर किया जाएगा, उसका जो फैसला होगा वो वैलिड कंसिडर होगा। ये बेसिकली टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन थी जो सेक्शन 16 से 20 तक डिस्कस हुई है कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज का क्या मामला है। ऑनरशिप की बात की, मॉर्टगेज की बात की, फिर मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की और पर्सनल रॉन्ग की बात की कि ऐसी सिचुएशन में आप केस कहां फाइल कर सकते हैं। तो हमने 4 सिचुएशंस डिस्कस की। रॉन्ग कहां कमिट हुआ, डिफेंडेंट कहां रिजाइड कर रहा है, उसका बिजनेस कैसा है, कहां चल रहा है और कॉज ऑफ एक्शन कहां लाए हुआ है। अब 16 से 20 तो हमने बात कर ली, सेक्शन 15 हमसे स्किप हो गया। सेक्शन 15 को मैं डिस्कस करना भूल गई थी, उसमें सिर्फ एक ही लाइन एक्सप्लेन हुई है, तो उसको हम देखते हैं। सेक्शन 15 बेसिकली एक सिंपल सी बात करता है और उसकी अगर आप बेयर एक्ट से वर्डिंग देखें तो स्टार्ट होता है एवरी सूट।
मीन्स टू से कोई भी सूट। यहां पर आप लिमिटेशन नहीं लगाई कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी या कोई भी सूट। इन्होंने कहा कि किसी भी किस्म का कोई सूट शैल बी, मैंडेटरी प्रोविजन है, कंपल्सरी है उस बंदे के ऊपर जो सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड। आपको अपना सूट इंस्टीट्यूट करोगे, निचली अदालत से शुरू करोगे ताकि सुपीरियर जुडिशरी को ओवरबर्डनाइज ना किया जाए। सिंपली लोएस्ट ग्रेड से क्या मुराद है कि आप निचली अदालतों से शुरू करोगे और फिर उसके बाद आप सुपीरियर कोर्ट्स में जाओगे। डायरेक्ट आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना केस फाइल नहीं कर सकते। डायरेक्टली आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। आपने किस तरह से पहले सिविल कोर्ट में फाइल करना है, वहां से अगर आप अपील कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट से देन आप सुप्रीम कोर्ट, यानी कि एक तसलसल के साथ आपका केस चलना चाहिए। सो सेक्शन 15 बेसिकली क्या कहता है कि हर सूट इंस्टीट्यूट होगा लोएस्ट कोर्ट से जो कि इसको सुनेगी, निचली अदालत। ये था सेक्शन 15। बेसिकली याद रखने वाली बात यही है। सो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सेक्शन 15 से सेक्शन 20 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ गेट के बाकी सीपीसी के सेक्शंस को देखेंगे और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह अपने ऑर्डर्स को स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज।